Welcome, students. In this last part of chapter Road Not Taken, poem Road Not Taken by Robert Frost, we have already dealt with the poem, explanatory part, and every other part. And this is the last paragraph, last part of it, and we are going to cover the question answer, and some language part of the poem and usage usage in the poem, and we will also see the linguistic devices which has been used in this poem. What are linguistic devices? जैसे हिंदी में आप सुनते हैं छंद अलंकार होता है, उसी तरह से इंग्लिश में भी, इंग्लिश पोएम्स में भी छंद, rhyme, rhythm, and these things are used. So we will briefly discuss what is important for your exam and writing things, like writing scenarios like central idea of your poem and a central idea of your poem. While writing central idea of your poem, if you mention the what kind of rhyming scheme, what kind of meters have been used your poems, then the chances are great that you will get good number. अगर आप अपने उत्तर में ये लिखते हैं कि उसमें कौन सी छंद यूज किया गया, कौन सा राइम यूज किया गया है, तो आपको उत्तर, आपके नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज का ये जो पार्ट है, इसको हम देख चुके हैं पहले, ये चूंकि एक ही पीडीएफ में इसलिए सामने आपके दिख रहा है, और इस तरह आपको याद भी आ जाएगा कि हमने पहले ये कर लिया है। और अंडरस्टैंडिंग की फ्रेजेस, ये भी मैं पहले कर चुका हूँ आपको। इससे यहाँ से मेटाफर का जो एक प्रश्न है वो भी सॉल्व हो जाता है। यूसेज, ये भी आप देख चुके हैं टू रोड डाइवर्ज, इसका क्या मतलब होता है, और इसको हर रोजमर्रा के जीवन में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब आप देख चुके हैं। अब ये एक चीज मैंने यहाँ पर लिस्ट की हुई है। This is the thing which I have listed here. It is a kind of new material. Uh, Students, you will not get it in any other teaching or lesson. ये आपको कहीं और मिलना मुश्किल है। It's a new type of material. ये यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मेटाफोरिकल मीनिंग, मतलब मेटाफर मतलब होता है रूपक। तो इस पार्ट में जो भी मेटाफर यूज किया गया है, उसका आप जो है अपने नॉर्मल बातचीत में, है ना, कम्युनिकेटिव इंग्लिश में, कम्युनिकेटिव और राइटिंग में, राइटिंग में कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये पार्ट, ये हिस्सा इसके लिए है। ठीक है। इसका आपके एग्जाम से कोई लेना देना सीधा नहीं है, हालांकि हेल्प तो डेफिनेटली करेगा, बट टू डाइवर्जिंग रोड्स हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि टू डिफरेंट ऑप्शंस और डिसीजंस इन लाइफ। तो ये सिर्फ आप इस पार्ट या इसके लिए नहीं, कहीं भी आप और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इसको यहाँ पर मैंने लिस्ट किया हुआ है। इसके साथ है येलो वुड्स। तो आप यहाँ देखें कि इसका क्या मतलब है इस कविता में, और आप अपने जीवन में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। पॉइंट, लाइफ फुल ऑफ चेंजेस ऑफ एजिंग। तो मतलब जैसे अब अगर आप 9th क्लास से 10th क्लास में जाएंगे, 9th to 10th में जाएंगे, गर्मी की छुट्टियां हैं, है ना, कोई पूछा कैसा चल रहा है जीवन आपका, तो आप क्या कह सकते हैं? आई एम गोइंग थ्रू येलो वुड्स। आई एम गोइंग थ्रू, और आई एम पासिंग बाई, गोइंग थ्रू और पासिंग बाई येलो वुड्स। ऐसी इंग्लिश सुनते ही वो आदमी बेहोश होकर तुरंत ही गिर जाएगा। समझ गए? क्योंकि अगर वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को नहीं पढ़ा है या इसका अर्थ नहीं जानता है, तो उसको डिफिकल्ट होगा समझना। ठीक है। तो इफ somebody does not know that or have not read, gone through the Robert Frost, then it would be difficult for him to understand the meaning of this phrase.
but if you use it in writing, then it would be more, appropriate or great that you have used such things, such words. So it will show that you have greater command over language. So standing at the fork, दुराहे पर खड़े होना, जैसे मैंने बताया, फीलिंग ऑफ कंफ्यूजन एंड इनडिसीजन बिफोर मेकिंग अ टफ चॉइस। मतलब कि आप जो है दोराहे पर, स्टैंडिंग एट द फोर्क, 9th क्लास के लड़के को दोस्त बनाना है, लड़के या अब जो भी समझ लें 10th क्लास के विद्यार्थी को दोस्त बनाना है, या अपने सेक्शन के बनाना है कि दूसरे वाले सेक्शन को बनाना है, कि किसी व्यक्ति को बनाना है जिसको आप, जो आपको अच्छा लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको यू आर स्टैंडिंग एट द फोर्क, है ना, ऐसा कहते हैं इसको, यू आर स्टैंडिंग एट द फोर्क। सो taking the class, taking the road less taking the road less traveled, तो ये हम काफ़ी देख चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि नए रास्तों पर जाने की कोशिश करना। नेवर रिटर्निंग टू द पॉइंट, मतलब आप जिंदगी में एक पथ पे जहाँ आगे बढ़ चुके हैं वहाँ पर आप कभी वापस नहीं आ सकते, उसको अनडू नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया। अभी हम राइमिंग स्कीम की जो बात है, ये हम पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पर आएंगे राइमिंग स्कीम देखने पे, है ना। और क्वेश्चन आंसर से पहले सेंट्रल मेटाफर यानी सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, सेंट्रल मेटाफर यही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये इसमें 2 बार मेंशन हो गया है, लेकिन ये आपके पार्ट के हिसाब से इसको आपको याद कर लेना है। दिस इज अकॉर्डिंग टू योर chapter and examination. This will come in your examination. This may come in your examinations. इसमें यहाँ जो दिया गया है, literal image, what is it, 2 roads diverging, so 2 big choices we must make, the single traveler, yes the individual humans, है ना। तो और उसके बाद road less travel, जैसा कि मैं अभी बता रहा था, तो इसको आप याद कर लें। Now the central idea of the road not taken. This is something important that you have to understand carefully, है ना। The central idea of the poem revolves around the importance of decision making and choices in human life. Decision making and choices in human life. Just a minute, let me select another type of poem. हाँ, तो importance of, अरे बाप रे क्या हो रहा है, डिसीजन मेकिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड चॉइसेस इन ह्यूमन लाइफ, मतलब जीवन में निर्णय लेने की जो क्षमता है, उस बारे में, निर्णय लेने का जो महत्व है, उस बारे में ये कविता है मुख्यतः। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज इम्पोर्टेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, है ना। अब कल मैंने या किसी पाठ में ऐसे इसका एक डायग्राम बनाया था। इस पाठ के सेंट्रल आइडिया को याद करने का एक तरीका हो सकता है, ये डायग्राम आप याद करने, जर्नी यानी लाइफ, ऐसे लिखें, जर्नी और लाइफ। वन पाथ, देन कम्स चॉइस, देन 2 रोड्स, ए एंड बी, है ना, 2 रोड्स ए एंड बी, एंड देन यू टेक, इसको एक कहते हैं ट्रेवल्ड रोड, एक लेस ट्रेवल और एक ट्रेवल्ड, एंड देन यू टेक बी and then you go ahead. So something like this, journey of life, make choice, one path and then choice and then 2 roads and then road less traveled. तो इस तरह से एक डायग्राम बनाकर आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। बट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग चॉइसेस, है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, यही इस कविता का मुख्य जो है, बेसिक जो है थियरी, सिद्धांत है, सेंट्रल आइडिया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूजेस द मेटाफर ऑफ 2 डाइविंग रोड्स टू फॉरेस्ट टू शो दैट लाइफ कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट्स अस विद डिफरेंट पाथ्स एंड वी हैव टू चूज वन ऑफ इट। ठीक है, तो इसमें ये दिखाया गया है कि डाइवर्जिंग रोड का मेटाफर है और लाइफ हमें कॉन्स्टेंटली इस बात की तरफ पुश करती है कि हम 1-2 में से एक पाथ को चुने, है ना। तो ये इसका सेंट्रल आइडिया है। अब
की कॉन्सेप्ट जो इसमें बताए गए हैं वो फाइनलिटी ऑफ चॉइसेस है। फाइनलिटी ऑफ चॉइसेस का क्या मतलब है कि एक बार अगर आपने चुन लिया तो देयर इज नो रिवाइंड बटन। वंस यू हैव चोजन, लाइफ डज नॉट गिव रिवाइंड बटन। यू कैन नॉट गो बैक टू पास्ट। नो, यू कैन नॉट गो बैक टू पास्ट। आप अतीत में नहीं जा सकते। आप अपने क्लास एट्थ ना सेवेंथ सिक्स्थ के जीवन में नहीं जा सकते। एंड फॉरगेट अबाउट सिक्स सेवेंथ नाइन्थ। आप छः सात की बात भूल जाइए। अभी जो पल बीता है, जो मोमेंट बीता है ना, मोमेंट, उसमें आप वापस नहीं जा सकते। जस्ट 1 मिनट बैक, यू कांट गो देयर, यू कांट एट ऑल गो देयर, है ना। पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज डेड। So whatever choices you have made there, that is final. That is etched in the history of your life. This is the basic idea of this poem. Fear of unknown, है ना, this is another theme. Where is fear of unknown? Road less traveled or road not taken, है ना। तो ये fear of unknown है, इसको आप पढ़ सकते हैं। Individuality versus crowd. The poem highlights the courage to choose the less traveled path, है ना। It depends upon the person that what kind of choice you are going to make. Situation may be same for everybody or 2 3 persons, still they will make different type of choices. Suppose there are 2 or 3 friends, आपके 2 3 दोस्त हैं, तो आप सभी जो है स्कूल से निकले घर जाने के लिए, है ना, स्कूल से निकले घर जाने के लिए, और रास्ते में आपको एक एलियन मिल गया, है ना, जो मार्स से आया हुआ है। वो कह रहा है कि आप जो है उसके पास एक सुपर पावर है। यू मेट एन एलियन एंड एलियन इज सेइंग कि तुम जो है दो आदमी का टांग मुझे पैर काट के ला के दे दो, मैं तुम्हें ऐसी शक्ति दे दूंगा कि तुम किताब को एक बार देखोगे पढ़ने को और तुम्हें याद हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द प्रपोजल। एलियन मिल गया है, उसके 2 बड़ी-बड़ी आंखें हैं, नाक चपटी सी है, और उसके जो है 4 हाथ हैं। एक एलियन देख लीजिए, आपका एलियन यहाँ पर है, उसके 4 हाथ हैं, एक हाथ ऐसा और इसी हाथ में से निकला एक दूसरा हाथ, और ऐसा इधर भी है, एक हाथ ऐसे, एक हाथ ऐसे है, और उसी हाथ में से निकला एक दूसरा हाथ है। समझ गए? तो ये एलियन है, ये मार्स से आया है। इसी तरह पैर है, एक छोटा है और उसमें दूसरा पैर यहाँ निकला हुआ है ना। एक विशिष्ट प्रकार का एलियन है जो आपको ही मिलेगा, है ना। वो बच्चे जो रोड नॉट टेकन पढ़ के घर जा रहे हैं, उनको ही ये मिलियन रास्ते मिलेगा और उनसे कहेगा कि तुम 2 आदमी का पैर काट के लाओ और मैं तुमको ऐसी शक्ति दे दूंगा कि जीवन भर, होल लाइफ, है ना, आप जो है बस आप किताब को पढ़ना देखो, सारा कुछ याद, है ना। तो तुम में से अगर 3 बच्चे जा रहे हैं, 3 लड़के जा रहे हैं, तो तीनों लोग का चॉइस वहां पर अलग अलग होगा। समझ गए? ए बी सी 3 बच्चे हैं, सबका चॉइस। एक कहेगा ठीक है मैं अभी लाता हूँ, एग्रीड। वो 2 मास्टर का पैर जाएगा, काट के लाने की कोशिश करेगा। बी कहेगा नहीं यार गलत बात है, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट फाइन, वॉट एवर वी गेट बट वी शुड नॉट इंडल्ज इन टू ट्रेचरी एंड वायलेंस। सी कहेगा एलियन से भाई साहब एक पैर काटने से काम नहीं चल जाएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या चॉइस ले रहे हैं। यही रोड नॉट टेकन है। सबके लिए जो बाकी 2 रोड है वो नॉट टेकन है। समझ गए? तो दिस इज लाइफ, दिस इज जस्ट अ मेटाफर। आई गिव यू दिस अ मेटाफोरिकल स्टोरी। You can also write this in your exam if you remember this story, and if you know how to write this in English. Definitely you will know, if you follow this lesson, this chapter, you will definitely know how to write such a story, such anecdotes in your poetry, because this is the real meaning of reading, not just cramming the part lesson and knowing it. Now let us come to this static part of question answer, है ना। Where does the traveler find himself? What does the problem he face? What does problem he face? The traveler find himself standing at the fork of the road inside a yellow forest. यात्री अपने आप को पाता है कि वो दोराहे पर खड़ा है किसी रोड के पीले जंगल में। प्रॉब्लम ही फेसेस, ही हैज टू चूज बिटवीन 2 डिफरेंट पाथ। 2 रास्तों के बीच चुनना, जैसे मैंने बताया अभी
कि पैर काटना है कि नहीं काटना है, इसी रास्ते की इसी पर उसको इसी यही चुनना है उसको, समझ गए? और इसके बाद जो है ही कैन नॉट ट्रेवल बोथ रोड, है ना? दोनों काम नहीं चल सकता। अच्छा हाँ, मैं ये बताना भूल गया कि एलियन ये भी कहता है कि या तो ऐसा करो या तो आज जो पाठ पढ़े हो पूरा सुना दो। ये सबसे इम्पोर्टेंट उसकी शर्त थी। तो इन तीनों में से आपको कुछ करना पड़ेगा, चारों में से। तो आप सब कुछ ऐसा अपने मन से नहीं कर सकते, समझ गए? तो यही इसका क्रक्स है, मतलब सारांश है। पार्ट 2 है क्वेश्चन आंसर का, डिस्कस द फ्रेजेस। क्या मतलब है इनका आपके लिए? येलो वुड बताया जा चुका है, वसंत, परिवर्तन, यही सब है, देख लेंगे आप इसको। इट वॉज ग्रॉसी एंड वांटेड वियर, मतलब यह है कि उस पर घास पड़ी हुई थी, ग्रीन था और चला नहीं गया था। खेतों में आप सुबह जब अभी बरसात का मौसम जब खत्म होता है, जो ठंड जब आती है विंटर में, तो आप देखते हैं ओस जो है, ड्यू जो है, ओस वो घासों पर पड़ी रहती है, ड्यू। तो उसको, उस पर जब तक कोई नहीं चला रहता है, कैसा एक दृश्य उपस्थित होता है आपके सामने, घास की पत्तियों पर ओस की बूंदें अटकी हुई है ना, ड्यू ड्रॉप्स आर हैंगिंग ऑन द ग्रास लीव्स, सुनो, सो ए टेंडर सीन अपीयर। सो उस पर अगर कोई नहीं चला है तो वही है वांटेड वियर। ग्रासी एंड इस पे ग्रासी है वो, है ना। वांटेड वियर मतलब उसको कोई चल दे, उस पे चल दे तो वो खराब हो जाएगा। वो वही यहाँ पर डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। जैसा कि शुरू में बताया गया था कि जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हैं, वो जो पेस्टोरल यानी गांव के जो दृश्य हैं उनको लाते हैं, तो यही दृश्य है। इट वाज ग्रासी, घास से भरा हुआ था। पासिंग ट्री, है ना, रेफर्स टू द एक्ट ऑफ पासिंग ऑन दैट पाथ। पासिंग देयर, नॉट पासिंग ट्री, पासिंग देयर, वहां से गुजरना। लीव्स नो स्टेप स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैंक, हाँ, इसका मतलब है कि येलो लीव्स फॉलन ऑन द पाथ हैड नॉट टर्न ब्लैक और क्रश्ड बिकॉज नो वन हैड स्टेप्ड देम ऑन, कोई उस पर चढ़ा नहीं है, इसलिए जो जैसे पत्ती पड़ी है वैसे पड़ी है। हाउ वेज लीड्स ऑन, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, मीनिंग वन रोड कनेक्ट्स टू अनदर। फोर्क की जो बात है, एक रास्ता दूसरे रास्ते से कनेक्ट करता ही है। तभी तो आप कहीं एक जगह से दूसरे रास्ते जगह जा पाएंगे, या वो रास्ता खुद पूरे चला जाए या दो रास्ते से कनेक्ट करे। और यहाँ जीवन की चॉइस से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसका मतलब है कि एक रास्ता दूसरे से कनेक्ट करता है, और आप, इसका कहने का मतलब है कि आप एक रास्ता लेकर वापस नहीं आ सकते। यू कैन नॉट ट्रेड बैक, यू कैन नॉट कम बैक। इज देयर ए डिफरेंस बिटवीन टू रोड्स एज पोएट डिस्क्राइब, दो रोड की बात की गई है, क्या उनमें अंतर है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देर इज ऑलमोस्ट नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है, एक ही जैसे हैं। शुरुआत में जो फर्स्ट टू लाइन में जो है ना, says both roads looked equally fair and beautiful on the particular morning, were covered in fresh leaves and not so, nobody had walked in them. Last two lines of the poem, yes, the last two lines says poet creates a big difference, बड़ा अंतर कर देता है। He states that he chose the road that was less traveled, है ना। तो देखने में तो एक ही जैसी थी दोनों सड़कें, लेकिन जो ट्रैवलर है वो पथ चुनता है जो कि कम ट्रैवल किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से बड़ा अंतर आ जाता है। वॉट डू यू थिंक लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम मीन, अंतिम की जो दो पंक्तियां उनका क्या मतलब है? द लास्ट टू लाइन्स मीन दैट चूजिंग द लेस कॉमन पाथ इन लाइफ मेक्स ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर फ्यूचर, आपके भविष्य पर बड़ा प्रभाव डालता है ना। जो मैंने ऊपर बताया था कि एलियन को आप क्या मतलब क्या बात होगी, क्या उस पे क्या आपका रहेगा प्रभाव, ठीक है, जीवन कैसा आगे बनेगा। और हम आगे देखते हैं कि एक्सेप्ट पोएट एक्सेप्ट हिज चॉइस, देख सही है ना। अब आगे दूसरा पार्ट है, हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस, क्या कभी आपको अपने जीवन में कठिन चॉइस करनी पड़ी है? बिल्कुल करनी पड़ी है। एवरीवन हैज टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस। आपके लिए सबसे बड़ा चॉइस है किस स्ट्रीम में हम जाएंगे, है ना। साइंस कॉमर्स किस में जाएंगे, वो एक डिफिकल्ट चॉइस होती है, वो आदमी को देखना पड़ता है। यू हैव टू राइट बेस्ड ऑन दैट, सो यू कैन राइट अ वेरी सिंपल आंसर, yes I am still young but I haven't made a big life choices yet, but I know will face difficult choices soon, like which stream, ये है ना। और छोटे छोटे बिग चॉइसेस हमको करनी पड़ती हैं, सुबह उठना है कि नहीं उठना है,
है ना, रात में क्या खाना है, कितना खेलना है, सब बिग चॉइसेस हैं। आप इनके बड़े डिसीजन नहीं, आप छोटे छोटे चॉइसेस जो आप करते हैं उसको आप लिख सकते हैं ना। वेकिंग अप एट द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, हाउ मच टू, हाउ मच टाइम टू प्ले, टू, हाउ मच टाइम टू प्ले, है ना। तो ये सब बिग चॉइस है, ये सब हल्का फुल्का कोई चॉइस नहीं है, ये सब बड़ी बड़ी चॉइस है ना। आफ्टर यू मेड अ चॉइस, डू यू ऑलवेज थिंक दैट व्हाट माइट हैव बीन, मतलब आप एक बार चुनाव कर लेते हैं तो आपको सोचते हैं कि अगर हमने ऐसा न चुन के वैसा चुना होता तो क्या होता। बिल्कुल सोचते हैं, सारे लोग सोचते हैं, हम सभी सोचते हैं, है ना। तो दैट यू हैव टू मेंशन, ह्यूमन नेचर मेक्स अस क्यूरियस, सो सम टाइम वी थिंक व्हाट माइट हैव बीन, क्या हुआ होता, व्हाट माइट हैव बीन, क्या हुआ होता, हैड, इफ आई हैड चोजन डिफरेंटली। स्ट्रक्चर देखना, बढ़िया स्ट्रक्चर है, यू कैन यूज इट इन योर राइटिंग, है ना। आई डू, सो समटाइम्स आई डू थिंक व्हाट माइट हैव हैपन इफ आई हैड चूजन डिफरेंटली, क्या हुआ होता अगर मैंने दूसरे तरह से कुछ किया होता। व्हाट माइट हैव हैपन, माइट हैव बीन इफ आई हैड प्लेड डिफरेंटली, अगर मैं दूसरी तरह से खेला होता तो क्या होता। व्हाट वुड, व्हाट माइट हैव हैपन और हैव हैपन इफ आई हैड टॉक्ड डिफरेंटली, है ना। तो ये एक अच्छी स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं। हाउएवर आई बिलीव इट इज बेटर टू एक्सेप्ट द रियलिटी, वन डिसीजन इज मेड वेस्टिंग टाइम लुकिंग बैक, कोई मतलब नहीं है उसका कि हम पुरानी निर्णयों पर अपना जो है दिमाग खराब करें। तो अब हम शॉर्टली जो है ये देखेंगे कि इसमें जो राइम स्कीम की बात की गई है उसको हम देख के इस चैप्टर को, इस लेसन को खत्म करेंगे। राइम स्कीम क्या होती है? जो टाइम स्कीम होती है पैटर्न ऑफ साउंड एट द एंड ऑफ ईच लाइन इन स्टेंजा, and in this poem every stanza follows strict ABAA pattern. This is ABAA pattern. There are other patterns as well like AA, BB, AB, ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न होते हैं, बट उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट सी हियर दैट हाउ इट इज डन। व्हाट डज इट मीन A means a particular sound, है ना। How to find it? I have listed it here. A is sound, wood is sound A, both is sound B. अब यही आगे रिपीट होंगे, ठीक है। wood is again, wood is again sound A, है ना। Why wood? Because D, you see D यहाँ पर है और D जो है यहाँ पर भी है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वहाँ एक साउंड बार बार आ रहा है, रिकर हो रहा है ना। इट इज कॉल्ड रिकरिंग, सो इट इज साउंड बी। इस तरह से क्या पैटर्न बनता है? इस तरह से बनता है ए बी ए बी, द वुड्स, वुड, बोथ, स्टूड, गुड, स्टूड एंड लास्ट अंडर ग्रोथ बी। तो ये दोनों ए में जाते हैं और ये बी में आता है, इस तरह से बनता है ए बी ए बी। ओके, so this is how we have